सुबह के ठीक 8:05 पर स्पेस में तैर रहे इंटरनेशनल सैटेलाइट के रडार पर एक अजीब सी गड़गड़ाहट रिकॉर्ड होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है। प्रशांत महासागर में बैठे वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना आ जाता है। उन्हें पता चल चुका था कि समुद्र के सीने में कुछ बहुत भयानक टूटा है। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास हिंद महासागर में चेतावनी भेजने का कोई जरिया ही नहीं था। वो बस बेबसी से स्क्रीन पर मौत को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। इमेजिन कीजिए, एक तरफ साइंस और सैटेलाइट लाचार खड़े थे और दूसरी तरफ समुद्र किनारे लाखों बेखबर लोग नए साल के जश्न की प्लानिंग कर रहे थे। आज हम 2004 की सुनामी के उस खौफनाक विज्ञान, मानवीय भूलों और राज्यों की एकजुटता और भारतीय सेना के उस सबसे बड़े महान ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे जिसे आज तक किसी ने इस तरह बयान नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, जहां रमेश नाम का एक मछुआरा अपने 6 साल के बेटे को हाथ पकड़े हुए समुद्र किनारे खड़ा था। रमेश के लिए यह नॉर्मल संडे था, लेकिन ठीक 7:58 पर जमीन से 30 किलोमीटर नीचे एक ऐसा टाइम बम फटता है जो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 23,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और आपको पता है वो क्या था? रिएक्टर स्केल पर 9.3 की तीव्रता का ये महाभूकंप था। इंसानी इतिहास का सबसे तीसरा बड़ा झटका था। इसने हमारी पूरी पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 सेंटीमीटर तक हिला दिया था और समुद्र के तल को कई मीटर तक ऊपर उछाल दिया था। लेकिन इस तबाही के पीछे एक ऐसा रहस्यमय सस्पेंस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब यह भूकंप आया तो इंसानी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, लेकिन कुदरत ने अपने दूसरे बच्चों को अलर्ट दे दिया था। थ्रिलर फिल्मों की तरह सुनामी हिट होने से ठीक 1 घंटे पहले अंडमान के जंगलों में हाथियों ने जंजीर तोड़कर ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया था। समुद्र किनारे बैठी चिड़िया अचानक चीखते हुए आसमान में गायब हो गई थी। यहाँ तक कि अंडमान की प्राचीन जारवा जनजाति ने प्रकृति के इस साइलेंट सिग्नल को समझ लिया था और वो समुद्र तट छोड़कर घने जंगलों के अंदर चले गए थे। जानवर और आदिवासी सुरक्षित थे, लेकिन आधुनिक इंसान अपनी ही दुनिया में मदहोश था। इसके ठीक बाद समुद्र ने वो चाल चली जिसे साइंस की भाषा में ड्रॉबैक इफेक्ट कहते हैं। समुद्र का पानी अचानक जादुई तरीके से सैकड़ों मीटर पीछे खिसक गया। जहाँ गहरा पानी था वहाँ सूखी जमीन पर तड़पती हुई मछलियाँ और खूबसूरत शंख बिखरे हुए थे। रमेश और वहाँ खड़े हजारों टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत ही चमत्कार जैसा था। लोग खुश हो रहे थे। लोग कैमरा लेकर समुद्र के उस खाली हिस्से के अंदर दौड़ पड़े। वो मासूम बिना ये जाने अपनी मौत के मुंह में खुद चले जा रहे थे कि विलेन ने अपना सबसे बड़ा जाल बिछा दिया था। आपको पता है समुद्र पीछे हटा नहीं था, वो आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोर रहा था। और फिर अचानक दूर क्षितिज पर 100 फीट ऊंची पानी की एक दैत्यकारी काली दीवार खड़ी हो गई। एक कमर्शियल जेट प्लेन की रफ्तार से यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो मौत की दीवार जमीन की तरफ बढ़ी। इतनी तेज रफ्तार थी कि भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। पानी का वो विशालकाय हथौड़ा जब जमीन से टकराया तो पल भर में 2,27,000 यानी 2.25 लाख जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सोचिए उस रूह कपा देने वाले मंजर को, जहाँ पानी के एक ही रेले में एक माँ के हाथ से उसकी 3 साल की बच्ची की उंगली छूट गई। वो हमेशा के लिए ओझल हो गई। भारत में इस सुनामी ने जो जख्म दिए उसकी याद आज भी रूह कपा देती है। हमारे देश के तटीय इलाकों में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अकेले तमिलनाडु के नागापट्टी में तो वो खौफनाक मंजर था कि लाशों के ढेर को संभालने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। सामूहिक कब्रें खोदी जा रही थी, जहाँ एक साथ सैकड़ों अनाम शवों को दफनाया जा रहा था। इस आपदा ने भारत को करीब 65,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान दिया था।
जिसने लाखों परिवारों को एक ही दिन में दाने दाने को मोहताज कर दिया। लेकिन पता है दोस्तों, जब देश पर यह विपत्ति आई तब शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भावुक काउंटर अटैक। यह वो वक्त था जब भारत के अलग अलग राज्यों ने अपनी भौगोलिक सीमाएं भुला दी। गुजरात, जो खुद अभी 2001 के भुज भूकंप के दर्द से पूरी तरीके से उभरा भी नहीं था, उसने तुरंत राहत सामग्री, क्राइसिस मैनेजमेंट टीमों को तमिलनाडु और अंडमान के लिए रवाना कर दिया। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अपने मेडिकल बॉर्डर्स को खोल दिए। महाराष्ट्र और दिल्ली से डॉक्टरों की टीम और दवाइयों के कंसाइनमेंट चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाने लगे। मानो पूरा देश एक सुर में अपने तटीय भाई बहनों के लिए खड़ा हो गया था। इसी एकजुटता के बीच भारत सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को युद्ध स्तर पर मैदान में उतारा। लॉन्च हुए 2 ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन, ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन सी वेव। भारतीय नौसेना के जहाजों ने उफनती लहरों के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर समुद्र में डूबते हुए हजारों लोगों को बाहर निकाला। एयरफोर्स के जाबाज पायलटों ने उन इलाकों में अपने हेलीकॉप्टर्स लैंड किए जहां जमीन पूरी तरीके से दलदल में बदल चुकी थी। अंडमान के उन दूर दराज टापुओं तक जहां पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था, हमारी सेनाओं ने कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल किया। यह भारत का वो शौर्य था जिसने पूरी दुनिया ने सलाम किया, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाया बल्कि पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया तक राहत सामग्री और मेडिकल टीमें भेजी गई। इस भयंकर और दर्दनाक सबक के बाद भारत ने अपने पूरे सिस्टम को री इंजीनियरिंग किया। साल 2005 में हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा एडवांस सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया। आज समुद्र के नीचे होने वाले छोटे से छोटे प्रेशर चेंज पर हमारे सैटेलाइट की पैनी नजर होती है। इसके साथ ही साल 2006 में एनडीआरएफ टीम का गठन भी किया गया। कोस्टल कंस्ट्रक्शन के नियम को और कड़ा बनाया गया। प्राकृतिक दीवारों के रूप में मैंग्रोव जो हमारे भारत के चारों ओर हैं, उन जंगलों को बचाने का प्रयास किया गया। आज समुद्र फिर से शांत है, लहरें किनारों पर आकर चुपचाप लौट जाती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है। कुदरत जब भी कहर ढाती है तो कभी बताकर बिल्कुल नहीं आती। वो उस दिन 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ताकि आज का सिस्टम हमें और आपको सुरक्षित रख सके। दोस्तों, अगर इस सच्ची कहानी, इसके पीछे के विज्ञान और हमारे देश की एकजुटता ने आपको अंदर से जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पूरी केस स्टडी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। ऐसी इंफॉर्मेशन वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल हेमंत सोलंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अनसुने सच के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।